तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय में सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। और हम आपको बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन जो चैप्टर है हम लोग लाइन बाय लाइन समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए इसका प्रश्न जब देखेंगे तो हम लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप हमारे प्रकाश का अपवर्तन का फुल वीडियो देखे होंगे तो चलिए इसका पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसका पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए बोल रहा है जब प्रकाश, देखिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो इसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला का आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। चलिए अब इसका दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं कि आप लोगों को भी दिखाई दे अच्छी तरह से। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। देखिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर। तो देखिए अभिलंब की ओर मुड़ती है। कहाँ पर मुड़ती है, जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर, क्योंकि देखिए ये विरल है यह सघन है। तो देखिए यह किरण आ रही है तो यह अभिलंब की ओर क्या हुई है, मुड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो इसका आंसर भी हम लिखे हुए हैं, अभिलंब की ओर मुड़ती है। चलिए इसका तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। तो देखिए बोल रहा है कि कोई किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो देखिए अभिलंब से जब दूर मुड़ेगी तो कौन सघन होगा। तो देखिए जो सघन होता है उसमें क्या होता है, वो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और उससे विरल होता है तो वो अभिलंब से हल्का दूर भागती है। तो कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माध्यम 1 क्या होगा, सघन माध्यम होगा। कौन होगा, माध्यम 1। तो इसका आंसर देखिए लिखे हुए हैं, माध्यम 1 होगा जो सघन होगा। अब इसका चौथा नंबर 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, देखिए स्नेल का नियम क्या है। बोल रहा है कि स्नेल का जो नियम है वह क्या है। तो इसे लिखे हैं, आपको पढ़कर सुनाते हैं और समझा भी देते हैं। तो देखिए स्नेल का जो नियम है किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं आप लोगों को भी दिखाई दे, नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर एक नियतांक है। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नियम बोलता है कि किसी दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये क्या होता है, नियतांक होता है। यही बोलता है स्नेल का नियम। अगर आप हमारे वीडियो देखे होंगे ना तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम स्नेल का नियम को सिद्ध कराए हुए हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसका 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 5 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। वायु में प्रकाश लगभग 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है। तो हम आपको देखिए इसका आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लगभग में यह कितना दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यही निर्वात का भी होता है। और हम आपको बता दें कि निर्वात में ही प्रकाश सबसे तेज चलता है। तो आशा करते हैं कि ये
जितने भी प्रश्न हैं आपको समझ में आए होंगे। इसका अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो इसका अगला नंबर प्रश्न है पेज के उस साइड। इसका अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर, दिया हुआ है अपवर्तनांक की परिभाषा लिखे। बोल रहा है अपवर्तनांक की परिभाषा लिखने के लिए, तो हम आपको अपवर्तनांक के परिभाषा बताए भी हैं और समझाए भी हैं पिछले वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ हम आपको इसका आंसर बता देते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को कहते हैं। देखिए अपवर्तनांक का परिभाषा क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोला जाता है। तो आप यही लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझना है तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, जो दिया हुआ है किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो सघन माध्यम का या विरल माध्यम का है। देखिए बोल रहा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है तो वह सघन माध्यम होता है कि विरल माध्यम होता है। तो देखिए जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह उतना ही सघन होता है, और जिसका अपवर्तनांक जितना ही कम होता है उतना ही क्या होता है, विरल होता है। तो ये बोल रहा है कि अपवर्तनांक अधिक, तो वो कौन सा माध्यम होगा, तो सघन माध्यम होगा, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सघन माध्यम। आंसर सघन होगा। तो चलिए अब इसका अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। इसका अगला नंबर प्रश्न है 8 नंबर। तो देखिए इसका अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इस पर कथन का क्या तात्पर्य है। बोल रहा है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो इस पर कथन का क्या तात्पर्य है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/1.33 गुना होता है। मतलब कि इस शून्य में प्रकाश के चाल के इतना गुना होता है। आपको समझ में आया होगा 8 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। बोल रहा है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है, देखिए दोनों किरण इस तरह से गुजरती है, तो इसके बीच में जो लंबवत दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। तो हम लोग इससे क्या समझ रहे हैं, यही ना समझ रहे हैं कि इसके बीच में एक लंबवत दूरी है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन बोलेंगे। तो चलिए अब इसका अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो इसका अगला नंबर प्रश्न है 10 नंबर, जो कि दिया हुआ है चित्र के साथ, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आप लोगों को देखने में लगता होगा कि ये भारी बहुत है, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में ध्यान से देखें और उनके दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए इन सभी को ध्यान से आप लोग देख लीजिए। हम तो पहले से देखे हुए हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आदत हो जाता है, क्वेश्चन याद हो जाता है इसी तरह से। क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन भी पढ़ाना है और फिर वीडियो भी बनाना है, तो 10 ही क्वेश्चन आज हम बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। जितना भी टाइम मिलता है हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जितना देर का वीडियो भी हो बना लेते हैं, रोज़ एक वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे ही पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, लेकिन ख़त्म करेंगे। आपके एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो सकता है कि हो जाए फिजिक्स, आशा करते हैं कि ख़त्म हो जाएगा। तो इसका पहला नंबर देखिए बोल रहा है, इन तीनों चित्रों को आप लोग देख लिए होंगे। अब इसका अगला नंबर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है चित्र क में 1, 2 एवं 3 में कौन सा निर्गत किरण नहीं हो सकती है। बोल रहा है कि 1, 2, 3 इन तीनों में कौन निर्गत किरण नहीं है। निर्गत किरण मतलब कि जो किरण निकलती है। तो ये देखिए कांच है और यह पानी है, तो कांच जो होता है पानी से सघन माध्यम होता है। तो जब कोई किरण निकलेगी तो वो अविलंब से दूर भागेगी।
तो देखिए ये दोनों किरण लग रही है कि अभिलंब के पास है, नज़दीक है, तो ये दोनों किरण नहीं हो सकती, 1 2 नहीं हो सकती है, सिर्फ 3 हो सकता है जो निर्गत किरण नहीं, सॉरी 1 2 निर्गत किरण नहीं है और 3 है जो निर्गत किरण है, क्योंकि वो अभिलंब से दूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है चित्र ख में आई का मान कितना होगा। चित्र ख में आई का मान कितना होगा। तो देखिए यह विरल से सघन में आ रहा है, तो विरल से सघन में आने पर यह अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो देखिए ये आई होता है और यहाँ पर आर होता है। अब फिर यहाँ पर देखिए, देखिए यह सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर भागेगा, तो ये आई हो जाएगा और यह आर हो जाएगा, क्योंकि सघन माध्यम आर होता है। सघन माध्यम में जो कोण बनता है वो आर होता है और विरल माध्यम में जो कोण बनता है वो आई होता है। तो इसका जितना मान होगा इसका भी तो उतना ही मान होगा, तो इसलिए इसका भी मान कितना होगा, 60 होगा। तो अब एक और प्रश्न दिया हुआ है कि जो बोल रहा है, प्रश्न हम लिखे नहीं हैं, प्रश्न बोल रहा है ना कि ये जो रेखा है इसको आप चित्रित कर दिखाइए, मतलब कि दर्शा कर दिखाइए। तो देखिए जब कोई किरण किसी माध्यम पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। बिना मुड़े क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो आप लोग उसका आंसर लिख लीजिएगा। तो अब इसके 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। बोल रहा है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। लेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस होता है। अब चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जो कि दिया हुआ है लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दें। बोल रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा देने के लिए, तो लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा हो जाएगा कि किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। किसी लेंस की मुख्य अक्ष उसकी सतहों की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। देखिए मान लीजिए कि यह एक गोला से एक लेंस बन रहा है, तो इसके जो केंद्र होंगे ना, तो इसी को मिलाने वाली को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब इसका अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पतला लेंस क्या है। पतला लेंस हम लोग किसे बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पतला लेंस बोलते हैं। तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अगला नंबर प्रश्न प्रत्येक लेंस कितने मुख्य फोकस होते हैं। प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के किस मुख्य फोकस को कहा जाता है। लेंस के किस को मुख्य फोकस कहा जाता है। लेंस के किस को मुख्य फोकस कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न का कहने का मतलब यह है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर दिया हुआ है लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। पहला होता है एक f1 होता है और एक 2f1 होता है। किसी भी लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2, एक f1 एक 2f1। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, थोड़ा पेज को ऊपर कर लेते हैं कि आप लोगों को भी दिखाई दे अगला नंबर प्रश्न। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बोल रहा है कि देखिए कि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर का आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर होगा क्या कि 2f1 पर रखने पर। कहाँ पर, 2f1 पर हम लोग जब वस्तु को रखेंगे तो उसके आकार के बराबर के आकार का प्रतिबिंब बनेगा और वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर। पेज को ऊपर करना पड़ेगा हल्का आप लोगों को दिखाने के लिए। अगला नंबर प्रश्न है फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की अथवा अवतल लेंस की। बोल रहा है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की होती है या अवतल लेंस की। तो इसका आंसर क्या होगा,
उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ऊपर कर लेते हैं, पूरा ऊपर कर लेते हैं पेज को कि आप लोगों को भी देखने में कोई दिक्कत ना हो। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, यह या अधिक। बोल रहा है कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी या कम। तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल जाहिर सी बात है कि अधिक होगी, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक होगी। क्या होगा? अधिक होगी। अब इसका अगला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। अब इसका अगला प्रश्न है 19 नंबर जो दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बहुत दूर का मतलब समझ लीजिए कि अनंत पर स्थित है। तो कोई वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, हम आपको बताए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस। फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए अब इसका अगला नंबर प्रश्न हम लोग 20 नंबर देखते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा लेंस वास्तविक और अभिसारी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? बोल रहा है कौन सा लेंस वास्तविक और अभिसारी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो हम आपको बता दें कि वह आंसर होगा क्या? उत्तल लेंस। क्योंकि अवतल लेंस में एक ही प्रकार के प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से बहुत छोटा होता है और वो आभासी होता है, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है। तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है? बोल रहा है कि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है? तो कैसा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा, क्योंकि उसमें हमेशा क्या होता है, जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब वह सीधा बनता है और छोटा बनता है। जितना ही हम लोग लेंस से दूर ले जाएंगे पर वस्तु को उतना ही प्रतिबिंब फोकस की ओर बढ़ते जाता है और वह उतना ही छोटा होता जाता है। तो चलिए अब इसका अगला नंबर प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? बोल रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस तथा फोकस के बीच स्थित रहता है तब। देखिए, लेंस और फोकस के बीच जब वस्तु स्थित रहता है तब उसका प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बनता है? आवर्धित और आभासी बनता है। तो चलिए अब इसका अगला नंबर प्रश्न 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 23 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो पिन बोलिए या वस्तु बोलिए, तो वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पर रखने पर? फोकस पर स्थित हो तो फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न है, दैनिक जीवन में लेंस के दो साधारण उपयोग बताएं। बोल रहा है कि दैनिक जीवन में लेंस के दो साधारण उपयोग बताने के लिए। तो दैनिक जीवन में लेंस के कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं? एक चश्मा में होता है, एक दूरबीन में, जो कि हम लोगों को साधारण जिंदगी में हम लोग देखे हैं। आप लोग दूरबीन फिल्म में देखा होगा और चश्मा में तो लेंस को देखा ही होगा। तो ये दो प्रकार के हो गए, एक चश्मा तथा दूरबीन में। अब इसका अगला प्रश्न है 25 नंबर, जो कि देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाने वाले चित्र वास्तविक हैं या आभासी? बोल रहा है कि सिनेमा घर होता है उसमें जो प्रतिबिंब दिखाया जाता है पर्दे पर वो कैसा होता है? तो देखिए, हम आपको बता दें कि वो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। अब इसका अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न के लिए थोड़ा पेज ऊपर करना पड़ेगा। तो देखिए, इस पर एक थोड़ा सा जंतु आ गया है, हटा देते हैं। तो देखिए, इसका अगला प्रश्न है 26 नंबर, जो कि बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं
अवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थान कहाँ पर होनी चाहिए। देखिए जो ऊपर हम लोग प्रश्न पढ़े हैं 23 नंबर, वही जस्ट टू जस्ट 23 नंबर नहीं सॉरी 22 नंबर जो प्रश्न पढ़े हैं जस्ट टू जस्ट 26 नंबर प्रश्न वही है। तो इसका भी आंसर होगा उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच में रखने पर। जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें, वो प्रतिबिंब बड़ा बनता है और आभासी बनता है। कैसा बनता है? बड़ा और आभासी बनता है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो 27 नंबर है और ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। वती लघुत्तरीय का प्रश्न है 39 तक, लेकिन यहीं तक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नों को। तो देखिए 27 नंबर प्रश्न है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर स्थित रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बोल रहा है कि देखिए कोई वस्तु उत्तल लेंस के बाईं ओर दुगनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका दाईं ओर 2f2 पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? दाईं ओर दुगनी फोकस दूरी पर बनेगा, दुगनी f2 पर बनेगा। तो आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा, सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आज हम लोग यहीं तक प्रश्न कवर करेंगे, 39 तक प्रश्न अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद जितने भी प्रश्न अति लघु उत्तरीय के बचे हैं हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। और हम आपको बता दें, अगर आप पढ़े होंगे, हमारे वीडियो देखे होंगे, तो अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में ना आए तब आप बोलिएगा कि नहीं आप गलत पढ़ाए हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।